आज हम रासो शब्द के अर्थ और उसकी परंपरा के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। रासो शब्द के बारे में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, उनके बारे में देखते हैं। रासो शब्द के बारे में विद्वान पोपटलाल ने कहा है कि रासो शब्द का अर्थ है रस, अर्थात जिस काव्य में रस की उत्पत्ति होती हो वो रासो है। इसी प्रकार श्यामल दास काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि रासो का अर्थ है रहस्य, जिस काव्य में कोई रहस्य छुपा है वो रासो साहित्य है। रामचंद्र शुक्ल ने रासो का अर्थ रसायन बताया है, जिस काव्य में कोई रस का आयन यानी रसायन रस गुंथा हुआ वो रासो साहित्य है। इसी प्रकार गारसा दत्तासी ने राजसूय यज्ञ से इसको जोड़ते हुए कहा है कि जिस प्रकार पहले राजा राजकुमार राजसूय यज्ञ किया करते थे, उसी प्रकार राजसूय यज्ञ से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे और हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। उन्होंने कहा है कि ये राजयश है, जो राजाओं का यश वर्णित करने वाला काव्य बताया जाता है। कुछ कुछ इस बात से सहमत हुआ जा सकता है। इसी प्रकार नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से रासो को जोड़ा है। रसिक जो है वो इससे रस ग्रहण करते हैं। इस प्रकार कई शब्द विद्वानों ने दिए हैं। अंतिम रूप से हम बात करते हैं दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त इत्यादि ने ये माना है कि यह एक छंद का नाम है, यह काव्य का भेद है, काव्य का एक लिखने का तरीका है जो रासक या रास नाम से बना है। रासक से ही रासो बना है और यही मत हम कहते हैं कि ये काव्य का एक तरीका है, काव्य का एक भेद है, रूपक है। ये हुआ रासो शब्द का अर्थ। अब हम बढ़ते हैं रासो की परंपरा। रासो कहाँ से चल करके हिंदी में आता है? तो रासो की परंपरा संस्कृत में और प्राकृत में नहीं है। संस्कृत और प्राकृत में रासो काव्य के नाम से कुछ भी नहीं मिलता। इसकी शुरुआत अपभ्रंश से ही मिलती है। हिंदी में जो है रासो परंपराएं उपदेश रसायन रास, जिंदत सुरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सुरी, बुद्धि रास, शालिभद्र सुरी, जीवदय रास आसगु और चंदनबाला रास आसगु, जम्बू स्वामी रास धर्मसुरी, रेवंत गिरी रास विजयसेन सुरी, गैर सुकुमार रास दिलहन, पेढ़त रास मंडलिक, कच्छुली रास किसी अज्ञात कवि की है, बिसल देव रास नरपति नाल है आदि रासो काव्य से हिंदी में रासो साहित्य की शुरुआत होती है। इसी प्रकार छंद वैविध्य परक धारा एक शुरू हुई, जिसमें भी कुछ रासो साहित्य लिखा गया, जिसमें मंजू रास है, कवि का नाम पता नहीं है, संदेश रासक है अब्दुल रहमान का, पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई का, हमीर रासो है, लेखक का नाम पता नहीं है, बुद्धि रासो है, जल्लन का, जल्लह नाम का, राव जयसिंह रासो है, अज्ञात कवि है उसका, पृथ्वी विजयपाल रासो है नल सिंह का, राम रासो है माधव दास का, राणा रासो है दयाल कवि का, रतन रासो है कुंभकर्ण का, और कायम रासो है नियामत खान जान, शत्रु साल रासो डूंगर सिंह, मांकड़ रासो कीर्ति सुंदर, हमीर रासो जोधराज, खुमान रासो दलपति विजय। ये ऐसे काव्य हैं जिसमें छंदों का वैविध्य स्वरूप मिलता है। अब इन सारे रासो काव्यों में से प्रमुख रासो काव्यों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रमुख रासो काव्यों में पहला है विजयपाल रासो। ये विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा लिखा गया है। इसमें राजा विजयपाल की वीरता और युद्धों का वर्णन है। दूसरा है खुमान रासो, ये दलपति विजय द्वारा लिखा गया है। इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अल मामू के युद्धों का वर्णन है। ये 9वीं सदी की रचना बताई जाती है। इसमें 5000 छंद है। परमाल रासो ये जगनिक द्वारा रचित है। इसमें कालिंजर के राजा परमाल और उसकी सेना में वन्नाफर शाखा के वीर आला और उदल
दो क्षत्रियों की वीर गाथा है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने इसे आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया। श्याम सुंदर दास के संपादन में नागरी प्रचारणी सभा ने इसका प्रकाशन फिर किया। कवि जगनिक महोबा राजा परमार्दी देव के दरबारी थे। ये रचना अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। बिसल देव रासो, बिसल देव रासो नरपति नालयकृत है। इसमें अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय की कथा है। बिसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन को गेय काव्य के रूप में इसमें प्रस्तुत किया है। इसका काल 1155 ईस्वी है और एक श्रृंगारिक विरह काव्य है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई इसका दरबारी कवि है, उन्होंने की है। ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और मित्र हैं। ये ग्रंथ 2500 पृष्ठों का है, विशाल महाकाव्य है। उसमें 69 समय है। ये समय का मतलब अध्याय है और इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसकी भाषा डिंगल है और ये सुख सुखी संवाद में, यानी तोता और तोती आपस में कथा सुनाते हुए चलते हैं। इसमें 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। पृथ्वीराज को गजनी कैद कर ले जाने के बाद इसकी शेष रचना फिर जो है उसके पुत्र जलन के द्वारा लिखी गई। चंद का ये चौथा पुत्र था जलन। तो ऐसा लिखा आता है कि पुस्तक जलन हत दे चली गजन नृप काज, और नृप के काज जो है चंद या चंद बरदाई चला गया गजनी। 30,000 छंदों का कर्नल टोड ने इसका अनुवाद कराया बंगाल की रॉयल एशियोटिक सोसाइटी द्वारा। बच्चन सिंह ने इसके बारे में लिखा कि ये न श्रृंगार गाथा है न वीर गाथा, ये इनका मिश्रण है। ये एक राजनीतिक महाकाव्य है और ये एक राजनीतिक महाकाव्य त्रासदी है। कर्नल टोड ने इसको महाकाव्यत्म के इतिहास लिखा। नामवर सिंह ने लिखा कि हिंदी में चंद छंदों का राजा है और ये दनादन नए छंदों का प्रस्तुत करता है। पृथ्वीराज रासो की जो कथा है वो इतिहास से कुछ मेल नहीं खाती है। पृथ्वीराज रासो में जो है जब मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है, दूसरा तराइन का युद्ध इतिहास में, जबकि यहाँ 16 युद्धों की कल्पना की गई है, रचना की गई, और अंतिम युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अंधा करके गजनी ले जाता है और वहाँ पर जो शब्दभेदी बाण वाली प्रतियोगिता खुलेआम जनता के सामने करवाई जाती है। अब वो जो प्रतियोगिता करवाई जाती है उसी समय चंद भीड़ में शामिल होकर के और ऊपर बैठे मोहम्मद गौरी यानी सुल्तान के बारे में जोर से संकेत करता है कि 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रवान ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस प्रकार के संकेत को पाकर पृथ्वीराज चौहान जो है वो तीर चलाता है और सुल्तान को मार गिराता है। दोनों यहाँ से भागते हैं और पकड़े जाने के डर से एक दूसरे को ही मार गिराते हैं। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की एक कथा है और इसको अगर हम काल्पनिक मान लें तो ये बहुत अच्छी कथा है, परंतु इसको ऐतिहासिक मानने के चक्कर में इस कथा का अच्छी तरह से मूल्यांकन नहीं हो पाया है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का एक बहुत बड़ा और अच्छा काव्य है और यह आदिकाल की बहुत अच्छी संपदा है। आदिकाल का एक विशिष्ट और प्रतिनिधि काव्य है पृथ्वीराज।